हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर, जो आपने अभी कुछ दिन पहले मैप शेयर किया था उसमें जो सारी नदियां हैं वो हमें सिस्टमेटिकली तरीके से समझ में नहीं आई। उस पर आप एक क्लास ले लीजिए तो हम सारी नदियों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो इसके चलते अभी हमारी दोनों ब्रांच में यही टॉपिक चल रहे थे, एमपी जी के और इंडियन जी के। तो मैंने सोचा कि दोनों को कंबाइंड रूप से नदियों के रूप में मैं पढ़ा देता हूँ, तो दोनों क्लासों का जो डाटा है वो बहुत अच्छे से बच्चों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सभी वीडियो लेक्चर को आप शेयर कर दीजिए। मैं आज सारी नदियों को आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने समय के लिए पहले ही ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारा जो वीडियो है वो छोटा रह सके। अब मैं यहाँ वन बाय वन करके सबके नाम लिखूंगा और सबका उद्गम स्थल रखूंगा। कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल याद रखना आपको पॉसिबल जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो आईएमपी है वो वहाँ यहाँ बता दूंगा। बल्कि आईएमपी ही नहीं, उससे ज़्यादा भी डाटा मैं यहाँ कवर करूंगा जो आपने अभी तक ना कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उत्तर भारत से। हम शुरुआत से ऊपर से शुरू करेंगे और भारत के नीचे तक सारी नदियों को कवर करते आएंगे, जिसमें आपको बीच में मध्य प्रदेश भी दिख रहा है। इसकी भी सारी नदियों को हम वन बाय वन करके पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर इसी तरीके से एक मध्य प्रदेश का वीडियो भी लाइए। तो हम मध्य प्रदेश का ऑफिशियल वीडियो लाकर उसमें बिल्कुल छोटी चीज़ों को बड़े रूप में यहाँ पढ़ा देंगे, है ना। नहीं तो एग्जाम की दृष्टि से इतना डाटा सफिशियंट है। इतना डाटा क्या है भैया, सफिशियंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नदियों का अपवाह तंत्र, है ना, रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया। तो इस रिवर सिस्टम को हम शुरू से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ एक ये देखो, ये वाला जो भारत है यहाँ हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भी है और तिब्बत भी है ना। तो यही हिमालय पे काफी ज्यादा बर्फ गिरती है और एक झील बनती है जिसका नाम है मान सरोवर। क्या नाम है भैया, मान सरोवर झील। याद रखना, ये मान सरोवर झील जो है ये हमारी कहाँ भारत में नहीं है, ये हमारे कहाँ है, तिब्बत में है। तिब्बत और जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर स्थित है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, इस वीडियो को आपको, केवल इस वीडियो को मैं आपसे कहूंगा कि आप 480 क्वालिटी पर देखें, है ना। 360 पर नहीं बल्कि 480 क्वालिटी पर देखें। उससे क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये आपको थोड़ा अच्छे से विजिबल हो पाएंगी, है ना। ताकि मैंने इन सारी नदियों को एक वीडियो लेक्चर में बनाने की कोशिश की है। तो ये जो भैया मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है ये, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी का नाम पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, है ना। तो बहुत सारे लोग इस तरफ से आए भारत में, है ना, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, है ना, सिंध के, तो उस सिंध के आधार पर इसका नाम सिंधु पड़ गया, है ना। सा का उच्चारण अरब और फारस के लोग हा से करते हैं, इसलिए वो सिंधु से हिंदू हो गया, है ना। तो सिंधु के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाने लगे और इसी से फिर हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये जो सिंधु नदी है यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कश्मीर में होती हुई ये पाकिस्तान, ये कहाँ एंटर कर गई, पाकिस्तान में। कई बार आपने चर्चा में सुना होगा कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तो यहाँ से सिंधु नदी आती है और ये यहाँ पर, यहीं पर कराची स्थित है। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो पाकिस्तान का प्रमुख शहर कराची है वो कहाँ स्थित है, वो ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। और ये सिंधु नदी यहाँ खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है ना, जो कि अरब सागर के अंतर्गत आती है। क्लियर है। पाकिस्तान की आज राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन कुछ समय पहले इसकी राजधानी कराची भी हुआ करती थी। उससे पहले इसकी राजधानी लाहौर भी हुआ करती थी। तो समय के आधार पर बदलता रहा। अब इस सिंधु नदी में कुछ छोटी मोटी नदियां मिलती हैं, उन पर हम बात करते हैं। यहाँ से हमारे कश्मीर के ऊपर में यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। यहाँ मैं लिखूंगा, शायद आपको दिखे ना, लेकिन आप बोलकर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर लिख सकते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम भैया, नुब्रा नदी। और एक निकलती है श्योक नदी, है ना। आप लिख लेंगे आपकी कॉपी में, नुब्रा नदी और श्योक नदी। दोनों की ये पतली पतली धाराएं दिख रही हैं, ये दोनों आकर मिल जाती हैं आपस में यहाँ, और ये मिल जाती है कहाँ, सिंधु नदी में, है ना। नुब्रा नदी और श्योक नदी। उसके थोड़े ही आगे जाते हैं तो यहाँ आपको पता है कि गिलगिट बल्किस्तान है। तो गिलगिट बल्किस्तान से गिलगिट नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, गिलगिट नदी निकलती है। ये वाला रीजन आपको पता होगा, ये वाला रीजन जो है ये पीओके कहलाता है ना।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत क्षेत्र, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये आजकल हमारे भारत का क्षेत्र जरूर है, मैप में हम दर्शाते हैं, लेकिन ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है ना। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ गिलगिट नदी मिल जाती है। सिंधु नदी जब थोड़ा आगे एंटर करती है तो यहाँ कुछ नदियां मिलती हैं। ये नदियां आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की नदियां हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ाएं, ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके, है ना। तो यहाँ से कुछ नदी निकलती हैं, यहाँ से कुछ नदी निकलती हैं। जैसे ये वाली जो नदी है इसको कहा जाता है गोमल नदी, है ना। आपने सुना होगा गोमल दर्रा, है ना। गोमल दर्रे से होकर बहुत सारे तुर्की यात्री हमारे भारत आए थे, है ना, जिन्होंने हमारे भारत पर शासन किया। तो ये गोमल दर्रे से गोमल नदी निकलती है। ये आप देख पा रहे हैं काबुल, है ना, अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है ना। यहाँ से अफगानिस्तान लगा है, आपको पता है। तो काबुल नदी निकलती है, काबुल नदी निकलती है, कुनार नदी निकलती है, कुनार, काबुल, स्वात, है ना। ये 4 नदियां हैं। तो स्वात नदी थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ देखो, यहाँ से कुनार नदी ये आई और एक काबुल नदी आई, दोनों मिल गई। फिर काबुल नदी आगे बढ़ी तो यहाँ से स्वात नदी आई, ये स्वात नदी यहाँ मिल गई और ये आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। क्लियर है। फिर यहाँ से गोमल नदी आती है और ये गोमल नदी भी सिंधु नदी में मिल जाती है। याद रखना, सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती हुई यहाँ तक आती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो 2880 है ना, लेकिन 20 किलोमीटर का अंतर मायने नहीं रखता, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर मानी जाती है ना। लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी नदी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये मोस्टली पाकिस्तान में बहती है। मोस्टली कहाँ बहती है भैया? पाकिस्तान में बहती है। क्लियर है। तो ये सिंधु नदी समझ में आया। अब सिंधु नदी में कुछ नीचे की नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं, उन पर हम देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाता था पंजाब। जब भारत पाकिस्तान बटा तो एक पंजाब हमारे पास आ गया और दूसरा पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास, तो पंजाब बट गया। ये जो पंजाब नाम है, ये जो पंजाब नाम है, ये 5 नदियों के नाम पर रखा गया है। कितनी नदियों के नाम पर रखा गया? 5 नदियों के नाम पर रखा गया है, जिसमें सबसे पहली नदी है झेलम, है ना। यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको अपने कॉपी के नक्शे में बड़ा करके यहाँ पर पुट कर लेना है, ऐसा बॉक्स बना के। सबसे पहली नदी है झेलम, फिर उसके बाद है चिनाब, फिर उसके बाद है रावी, फिर उसके बाद है ब्यास, सतलुज और उसके बाद है ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, है ना। पहले ब्यास आएगी, फिर सतलुज आएगी, ठीक है। ये 5 नदी हैं। याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, रवि 7 चैन झेलता है। रवि से हो जाएगा रावी, 7 से हो जाएगा सतलुज, चैन से हो जाएगा चिनाब, झेलता है से हो जाएगा झेलम। रवि 7 चैन झेलता है, रवि 7 चैन झेलता है। ब्यास के लिए आप क्या कर लेंगे? रवीस कर लेंगे, है ना। रवीस 7 चैन झेलते हैं तो रा से रवीस हो जाएगा और वा से ब्यास हो जाएगा, रवीस, है ना। रवीस नाम रहता है ना बहुत सारे लोगों को, रवीस से याद कर लेना कि रवीस 7 चैन झेलता है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदी आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं। तो झेलम नदी जो है ये शेषनाग झील, ये जो झील है ये कश्मीर की झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, यहाँ से निकलती है। कभी क्वेश्चन आए कि कश्मीर और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो झेलम नदी बनाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर है और यहाँ से आकर यहाँ ये सिंधु नदी मिल जाती है। सिंधु नदी में जब ये मिलती है तो इस जगह का नाम है भैया मिठानकोट, है ना। आपने पठानकोट का नाम सुना होगा, वैसे एक नाम है मिठानकोट। मिठानकोट वाले स्थान पे 5 नदियों का ग्रुप आके मिल जाता है। लेकिन इस झेलम नदी में पहले ही नदी मिल जाती है कौन सी आपकी? कौन सी? चिनाब नदी, है ना। चिनाब नदी का जो सही नाम है वो चंद्रभागा नदी है। क्या नाम है भैया? चंद्रभागा नदी है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर 2 छोटी छोटी पतली धाराएं निकलती हैं, एक का नाम होता है चंद्र, एक का नाम होता है भागा। चंद्रभागा और कालांतरण बदलकर उसका नाम हो गया है चिनाब,
क्या हो गया है, चिनाब नदी। ठीक है, तो चिनाब भी ये चलकर यहाँ पर कहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है आपकी झेलम नदी में। उसके नीचे हम बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी। रावी नाम से स्पष्ट है, रावी। रावी जो है, इस रावी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से होता है। किस दर्रे से होता है भैया, रोहतांग दर्रे से होता है। अभी मैंने हमारी पहली ब्रांच में हिमाचल प्रदेश पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको लिखवाया था रोहतांग दर्रा, है ना। दर्रा मतलब पहाड़ियों के बीच का रास्ता, तो दर्रा। अभी आपसे पूछा जाए कि रोहतांग कहाँ है, तो हिमाचल में, तो वहीं से निकलती है। रा से रोहतांग, रा से रावी। तो रोहतांग दर्रे से रावी निकलती है, और रावी भी निकल कर कहाँ मिल जाती है, झेलम में मिल जाती है। फिर यहाँ एक देखो, ये वाली जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक जगह है राकसताल। कौन सी जगह है भैया, राकसताल। तो राकसताल जो जगह है, इस राकसताल, कहीं कहीं पुस्तकों में राक्षस ताल भी लिखा रहता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है ना। राकसताल या राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी, और इसी सतलुज नदी में यहाँ नीचे से आती है ब्यास नदी। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, याद रखना, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा नदी था, है ना। तो ये यहाँ पर पंजाब में आके मिल जाती है। जहां मिलती है इस स्थान को कहा जाता है हरिके। क्या कहा जाता है भैया, हरिके कहा जाता है। मैंने पढ़ाया होगा आपको, हरिके। और यहीं पर एक झील बनती है जिसे हरिके लेक के नाम से जाना जाता है। हरिके लेक के नाम से जाना जाता है। झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं। और ये दोनों मिलकर ये फाइनली मिल जाती हैं झेलम में। और ये पूरी नदियां मिलाकर झेलम फाइनली मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और सारी नदी खंबात की खाड़ी या यूं कहें अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। बात क्लियर है। तो एक सिस्टम ये हो गया। अब दूसरा सिस्टम पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, है ना। ये पंजाब वाला, कश्मीर वाला हो गया। अब देखो, हमने 3 भागों में नदियों को बांटा, 4 भागों में बांटा है। पहला ये उत्तर भारत, कश्मीर, पंजाब वाला। यहाँ पर फिर आपको उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम पढ़ना है ना, गंगा यमुना वाला। फिर एक हमारा मध्य प्रदेश का रहेगा, और एक फिर एक दक्षिण भारत का रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम की। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा सन 2000 के पहले उत्तराखंड भी हुआ करता था। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, आपको पता है। 2000 में 3 राज्य बने थे हमारे यहाँ, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये उत्तराखंड में 2 जगह पड़ती हैं। एक का नाम है गंगोत्री और एक का नाम है यमुनोत्री, है ना। तो यमुनोत्री और गंगोत्री, है ना। बेसिकली उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री से। तो ये गंगा नदी निकली, ये आप देख पा रहे हैं। और ये गंगा नदी बहती हुई कहाँ कहाँ आके गिर गई, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसी के जस्ट पैरेलल कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी जो है ये आकर कहाँ मिल जाती है, ये आकर मिल जाती है, यमुना नदी जो है ये आकर मिल जाती है इलाहाबाद में, जिसका हाल ही में योगी सरकार ने प्रयागराज नाम कर दिया है ना। प्रयाग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रयाग। तो प्रयागराज या इलाहाबाद में ये दोनों नदी मिल जाती है। ठीक है, इसी यमुना में यहाँ हल्की सी नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी। कभी आपसे पूछ ले कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है ना। तो हिंडन नदी, देखो कुछ शब्द आपको नहीं दिखेंगे इसमें, आपको कुछ ऐसा कहना नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखते चलना है। तो यमुना में हिंडन नदी मिल जाती है। हिंडन नदी के नीचे, हिंडन नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसा करती थी, है ना। पुरानी बातें हैं, इतिहास में कभी हम बात करेंगे इसी। अब देखो, कुछ नदियां मिलेंगी गंगा में ऊपर की तरफ से, और कुछ नदियां मिलेंगी यमुना में नीचे की तरफ से। तो पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं, फिर हम नीचे की बात कर लेंगे। तो ऊपर है गंगा नदी, है ना। गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी में यहाँ पहली नदी मिलती है कौन सी, गोमती नदी। कौन सी भैया, गोमती नदी, है ना। और आपको पता है कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसका पुराना नाम लखनपुर या लखनौती के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना का श्रेय आसफ उद्दौला को जाता है ना। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद यहाँ से 2 नदियां, 2 धाराएं निकलती हैं। एक का नाम होता है काली गंगा, काली गंगा भी कहते हैं, और कुछ पुस्तकों में इसी का नाम आपको शारदा भी मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, काली गंगा या काली नदी या शारदा नदी कुछ भी कह सकते हो, है ना। और एक नदी निकलती है घाघरा नदी। कौन सी निकलती है, घाघरा नदी। और इसी घाघरा नदी में सरयू नदी भी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, सरयू नदी मिल जाती है। और फिर इसे कुछ लोग सरयू भी कह देते हैं,
है ना, जैसे हम सरजू भी कहते हैं। और इसी सरजू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। कौन सा शहर स्थित है भैया? अयोध्या स्थित है। अयोध्या भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। आपको पता होगा कि हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसका फैसला सुनाया है, आपको पता होगा। तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। और ये सरयू या घाघरा और काली ये आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। बात क्लियर है। अब हम उत्तर प्रदेश के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिहार में। तो बिहार में एक नदी निकलती है गंडक, और एक निकलती है कोसी। ठीक है, ये आपको गंडक दिख रही है, कोसी, ये दोनों गंडक और कोसी मिल जाती है कहाँ? गंगा में मिल जाती है। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्किम। ये जो राज्य है इसका नाम क्या है? सिक्किम है ना। गंगटोक इसकी राजधानी है। तो ये सिक्किम जो है, यहाँ से निकलती है तीस्ता नदी, और ये तीस्ता भी कहाँ मिल जाती है? गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, तीस्ता के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी, है ना। महानदी नहीं, महानंदा नदी, है ना। महानदी अलग है, महानंदा नदी अलग है, और महाना नदी अलग है, और महान नदी अलग है। ये चारों नदियां अलग अलग हैं। तो महानंदा नदी निकलती है और ये भी गंगा मिल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ बना देता हूँ, ये ब्रह्मपुत्र है, ये मान लो ये है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है तब इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ तिब्बत में बहती है मानसरोवर झील से निकलकर, तब इसे किस नाम से जानते हैं? तब इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तब इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है दिहंग दिबंग, है ना। दिहंग भी ऑप्शन में मिल सकता है, दिबंग भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो जब ये भारत में एंटर करती है तब इसे भारत में नॉर्थ ईस्ट में दिबंग या दिहंग के नाम से जाना जाता है। और जब ये यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करती है, आपको पता होगा कि यहाँ टोटल क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ ये भारत के बाद यहाँ नीचे बांग्लादेश लगा हुआ है, आप मैप में देखना घर पे। तो ये बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है और इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है भैया? जमुना हो जाता है। क्लियर? और यहाँ से आ रही है गंगा। तो जब तक भारत में है तब तक गंगा है, और जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करी और इसका नाम हो जाता है भैया पद्मा। इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, है ना। बड़ा कंफ्यूजन है। ये यमुना नदी है, ये पद्मा है, और ये जमुना है। ठीक है, तो जब गंगा नदी भारत में है तब तक गंगा है, जैसे ही बांग्लादेश में गई नाम पद्मा हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में है जब तक ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यहां से जब एंटर करी बांग्लादेश में तब इसका नाम जमुना हो गया। और जब दोनों मिली तब इसको मेघना नाम दे दिया। तब इसको क्या नाम दे दिया? मेघना नाम दे दिया। बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। गंगा, जमुना, यमुना, पद्मा, जमुना, मेघना, यमुना, बड़ा कंफ्यूजन है। और चारों पांचों नदियां अलग अलग हैं। यमुना तो आप जानते ही हो, कोई समस्या नहीं है। गंगा भी आप जानते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गंगा जब बांग्लादेश में जाएगी तो उसका नाम पद्मा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र आप जानते हो, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाएगी तो उसका नाम जमुना हो जाएगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगी तो इसे हम क्या कहेंगे? मेघना कहेंगे। क्लियर है? और ये जाकर फिर कहाँ गिर जाएगी? ये जाकर गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पर बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर सुंदरबन पाए जाते हैं, मैंग्रोव बन पाए जाते हैं, है ना, खारी भूमि के बन पाए जाते हैं, लवणोद्भिद बन पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स बन पाए जाते हैं। इन सभी का एक ही नाम है ना। या पोरयुक्त वनस्पति, या नमकीन वनस्पति, या खारी वनस्पति इन्हें कहा जाता है। क्लियर है? जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है तो गंगा नदी की दो धाराएं हो जाती हैं। गंगा नदी जब यहाँ से पश्चिम बंगाल में आती है तो यहाँ दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा को भागीरथी कहते हैं, इस तरफ वाली जो धारा है ये भागीरथी कहलाती है, और इस तरफ वाली धारा जो है वो हुगली कहलाती है। हुगली नदी आपने सुना होगा, हुगली नदी। इसी हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। इसी हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है ना। एक भागीरथी की शाखा ये है और एक भागीरथी की शाखा कहाँ है? उत्तराखंड में है, जिसका कॉन्सेप्ट मैं कभी बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक भागीरथी यहाँ रहती है, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तब उसे गंगा कहते हैं।
जब फाइनली पश्चिम बंगाल में आती है तब यहाँ पर एक धारा इसकी भागीरथी होती है और एक धारा इसकी हुगली होती है। इसी हुगली में दामोदर नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मार्ग में बहुत सारी बाढ़ आती है, बहुत सारा लोगों का नुकसान होता है, लगातार बाढ़ आती है, इसलिए इनको शोक कह देते हैं, और कुछ नहीं। दामोदर नदी के अब हम नीचे चलते हैं उड़ीसा में। कहाँ चलते भैया? ये पश्चिम बंगाल खत्म हो गया और बांग्लादेश भी खत्म हो गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम एंटर कर जाएंगे उड़ीसा में। कहाँ एंटर कर जाएंगे? उड़ीसा में 4 नदियां याद रखना है। ये जो पहली धारा दिख रही है, ये धारा है आपकी किसकी? बैतरणी नदी, सॉरी ब्राह्मणी नदी की, सॉरी स्वर्णरेखा नदी की। किसकी? स्वर्ण रेखा नदी है ना। इसको सुवर्ण रेखा भी कहा जाता है, स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, स्वर्ण रेखा भी कह देते हैं। सुवर्ण रेखा भी कहते हैं, स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ये छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है ना। छोटा नागपुर का पठार झारखंड से निकलती है और इसी नदी के किनारे जमशेद नौसरबानी टाटा के द्वारा जमशेदपुर की स्थापना की गई थी, जिसका पुराना नाम साकची था। ठीक है, तो जमशेदपुर का प्राचीन नाम साकची था और इसी साकची को जमशेदपुर के नाम से स्थापना की टाटा ने, इसलिए इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और ये स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा से होती हुई कहाँ, ये जो नदियां हैं पूरी बंगाल की खाड़ी में, ये जो नदियां हैं पूरी खंबात की खाड़ी में, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ 2 नदियां बहती हैं, एक का नाम है ब्राह्मणी, एक का नाम है बैतरणी। ब्राह्मणी बैतरणी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी, ये भी कहाँ मिल जाएंगी? ये भी मिल जाएंगी खंबात बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फिर इसके नीचे ये इंपोर्टेंट है ना, इसका नाम है महानदी। ठीक है, महानदी। तो महानदी जो है ये भी यहीं से निकलेगी, छत्तीसगढ़ के आसपास से, छोटा नागपुर के पठार से, उड़ीसा से होती हुई ये भी कहाँ गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। इसी पर बना है एक डैम, इसी पर बना है उड़ीसा में एक डैम, जिसका नाम है हीराकुंड बांध या हीराकुंड डैम। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। ये महानंदा थी और ये महानदी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस तरफ की नदियों की बात कर लेते हैं, है ना, इस तरफ की नदियों की। तो चलो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको यमुना पढ़ाया है, गंगा पढ़ाया है, अब जस्ट मैं आपको मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये जो नदियां हैं ये बिल्कुल इंपोर्टेंट नदियां हैं, है ना। गंगा में मैं एक चीज बताना भूल गया, गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना, इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से या मैक्सिमम भारत में बहती है। और इसकी जो 2900 है, ये 2900 है, लेकिन ये 2900 में भारत में थोड़ी सी बहती है, कश्मीर में बस। तो इसलिए सबसे बड़ी नदी गंगा है ना। और गंगा में डॉल्फिन भी पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा है। और गंगा को भारत में सूस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 2009-10 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव या भारत की राष्ट्रीय मछली घोषित किया। ठीक है, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, जिससे हम सामान्य तौर पर मछली मानते हैं, लेकिन बायोलॉजी जो है, विज्ञान जो है, वो इसे मछली नहीं मानता, क्योंकि ये जो सांस है वो गलफड़ों से नहीं लेती, बल्कि फेफड़ों से लेती है, सांस से लेती है। इसलिए आपने देखा होगा गंगा नदी या किसी भी नदी में जो डॉल्फिन नदी है वो बार बार ऊपर आती है, बार बार ऊपर आती है। इसलिए डॉल्फिन नदी को स्तनी की कैटेगरी में रखा गया है, मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, मनुष्य की कैटेगरी में रखा गया है। बच्चों को जन्म देती है ना, याद रखना, डॉल्फिन मछली नहीं है बल्कि स्तनी है। अगली बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है, इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी, जिसका नाम है नर्मदा नदी, जिससे प्राचीन काल में नेत्रावती के नाम से भी जाना जाता था, जिसे प्राचीन काल में नेत्रावती के नाम से भी जाना जाता था, रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता था, मैकल सोता के नाम से भी जाना जाता था, नमोदोस के नाम से भी जाना जाता था, सोमोदभा के नाम से भी जाना जाता था, शिव की पुत्री के नाम से भी जाना जाता था, और जाना जाता है, अभी भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो इतने सारे नाम हैं, आप लिख लेंगे।
नर्मदा नदी को नेत्रावती, रेवा, मेघसुता, नमोदोस, है ना, सौमोदभा, सौमो देवी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, है ना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। लंबाई है 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बहती है 1077, माइनस कर देंगे तो गुजरात का डाटा निकल आएगा। ठीक है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो यहाँ से होता है, अनूपपुर जिले के अनूपपुर। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो शहडोल संभाग, देखो संभाग पूछे तो शहडोल आएगा। नर्मदा नदी का उद्गम शहडोल संभाग, अनूपपुर जिला, पुष्पराजगढ़ तहसील, अमरकंटक की पहाड़ी से रेवा कुंड, नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है। क्लियर है, बात समझ में आई? जो भी पूछे आपको लगा देना है। और यहाँ से बहती हुई मध्य प्रदेश में कुल 15 जिलों से बहती है। 15 जिलों से बहकर गुजरात में आ जाती है। 150-60 किलोमीटर के आसपास ये महाराष्ट्र में भी बहती है ना। तो आपसे पूछे कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र में बहती है, याद रखना, लगता नहीं है लेकिन टच करती है लगभग 100-150 किलोमीटर की बॉर्डर। इसी अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा को मैंने बता दिया है। सोन नदी जो है वो ये इस तरफ चली जाती है, ये दिख रहा है आपको, और ये जाकर मिलती है गंगा नदी में। ये जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में, है ना। तो सोन नदी भी यहीं से निकलती है। इसी के पास अमरकंटक से ही जोहिला निकलती है, जो कि थोड़ा आगे चलकर सोन में मिल जाती है। और जहां मिलती है इस स्थान को दशरथ घाट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को दशरथ घाट के नाम से जाना जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। तो नर्मदा, सोन, जोहिला, अमरकंटक, तीनों एक इस तरफ और एक उसी में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है भैया? ये मिलती है गंगा में। ये कहाँ मिलती है? गंगा में, पटना के पास। गंगा में, बिहार में, पटना के पास एक जगह पड़ती है दानापुर, है ना। तो दानापुर में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी मिल जाती है। इसी सोन नदी में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एक नदी है रेहंद नदी, जिस पर रेहंद परियोजना बनी है, तो वो भी इसी पर मिल जाती है जाकर, है ना। इसी के पास गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, यहीं पर आप देख पा रहे हैं, है ना। मैप में आपको देखे, गूगल में सर्च करना, तो रेहंद नदी सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी के जस्ट बाजू से एक नदी बहती है जिसका नाम है तमसा नदी। कौन सी नदी भैया? तमसा नदी, है ना, जिसे टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। तमसा कह दो चाहे टोंस कह दो। हिंदू लोग तमसा कहते थे, लेकिन अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेज तमसा नहीं कह पाए, वो टोंस कहने लगे, है ना। और पुस्तकों में उन्होंने डाटा वही लिख दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोंस नदी भी सतना के कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है ना। और रीवा ईवा में बहते हुए कहाँ मिल जाती है? ये भी गंगा नदी मिल जाती। अब ये जो तमसा नदी है, इस तमसा नदी के आसपास बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, जिनको मैं बोलूंगा यहाँ बनाने की जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तमसा नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बिछिया नदी। कौन सी नदी? बिछिया नदी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि रीवा किस नदी के किनारे बसा है, तो बिछिया नदी, है ना। रीवा में ही एक नदी और है जिसका नाम है बीहड़ नदी। क्या नाम है भैया? बीहड़ नदी। बीहड़ भी इसी में मिल जाती है। बीहड़ का नाम, बीहड़ इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है ना। जलप्रपात कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से। 2 नदी और हैं, एक का नाम है सेलर नदी और एक का नाम है महाना नदी। महाना, कौन सी नदी? महाना नदी। तो महाना नदी, सेलर नदी, बिछिया नदी, ठीक है, और एक और है बेलोही नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं। ये सब तमसा में और तमसा जाकर सोन में, बस तमसा को याद रखिए। ठीक है, तो अब समझ में आया। महाना, महाना नदी, ये इसी को महान नदी भी कह देते हैं, महानदी और महानंदा नदी। क्लियर। अब ये जो बीच का सिस्टम है ये मैंने बता दिया, नर्मदा नदी। अब नर्मदा की जो ऊपर वाली नदी है, जो ऊपर की तरफ जाती हैं, अब कुछ लोग बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर भारत ऐसा है, लेकिन ये नदियां ऊपर की तरफ कैसे जा सकती हैं? कायदे से तो नदियां नीचे की तरफ आनी थी। तो मैंने उनसे कहा कि भैया जो ब्लैक बोर्ड है या जो व्हाइट बोर्ड है, इसको बनाने के लिए हमने ऐसा बनाया है। एक्चुअल में जब आप धरातल पर जाएंगे तो धरातल पर क्या है, यहाँ जो है, यहाँ आपने नहीं पढ़ा कि यहाँ जो का है, यहाँ जो है विंध्याचल सतपुड़ा का पठार है, सुना है ना, विंध्याचल सतपुड़ा। तो विंध्याचल सतपुड़ा क्या है? ऊंचा है, तो यहाँ बीच में बहुत ऊंचा है और ढाल उस तरफ है, तो नदियां उस तरफ की और बहने लगी, है
है ना। तो आपको लगता है कि ऊपर की तरफ कैसे जा रही है, बल्कि ऊपर नहीं नीचे है, बल्कि ये मैप में बस बना है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो कायदे से ये वाली नदी ये नीचे की ओर जानी थी, ये नीचे की ओर नहीं जाती, क्योंकि ढाल इस तरफ है, यहाँ ढाल इस तरफ है, तो नदी को जहां ढाल मिलेगा वहां बहेगी। तो इस तरफ से शुरुआत करते हैं। तो नर्मदा नदी के इस तरफ से शुरुआत करते हैं। तो दो नदी मैंने जो बता दी, ये दो नदी कहाँ मिलेंगी? गंगा में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? गंगा में मिलेंगी। अब इस तरफ की जितनी भी नदियां हैं वो यमुना में जाके मिलेंगी। कहाँ जाके मिलेंगी? यमुना में जाके मिलेंगी, बस माही को छोड़कर। तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार जिले, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भैया? धार जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहाँ धार जिला पड़ता है। धार जिले के मिंडा ग्राम, कौन सा गांव? मिंडा ग्राम। मिंडा ग्राम से निकलती है माही नदी। माही नदी यहाँ देखो ये कर्क रेखा है, इसलिए कर्क रेखा को दो बार काटती है और ये यहाँ गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? माही नदी, है ना। लंबाई इंपोर्टेंट नहीं है, जिसकी है वो मैंने बता दी है। इसकी याद रखो, इसकी याद रखो, इसकी याद रखो, है ना। कायदे से जो जरूरी चीजें हैं बस उनको याद रखो, बाकी लंबाई किसी की पूछी नहीं जाती। इसी नदी माही नदी को गरीबों की गंगा के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, और इसे पृथ्वी की पुत्री के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो माही नदी है इसको गरीबों की गंगा, आदिवासी की गंगा और पृथ्वी की पुत्री के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि ये आदिवासी के क्षेत्र में बहती है, गरीबों के क्षेत्र में बहती है ना, और पृथ्वी की पुत्री इसका नाम है। जब ये राजस्थान में एंटर करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। जमुना लाल जो है वो गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। जमुना लाल जो हैं वो गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। रियल में नहीं, बल्कि इनको उपाधि दी गई है। बेसिकली उनके 4 पुत्र थे गांधी जी के, रामदास, देवदास और 2 और दास थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। और 5 में जो है वो जमुना लाल बजाज हैं। तो इनने गांधी जी के आदर्शों पर काम किया है, इसलिए इनका नाम पड़ गया। तो माही नदी की बात की। फिर यहाँ से जो है चंबल नदी निकलती है। इसका पुराना नाम चरमावती था। क्या था? चरमावती था। जो चंबल नदी है ये इंदौर के पास जानापाव पहाड़ी, इंदौर के पास एक पहाड़ी है जानापाव पहाड़ी, और उस पहाड़ी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है बाचू पॉइंट। उसका नाम क्या है? बाचू पॉइंट। ये आ सकता है क्योंकि ये बहुत सारी पुस्तकों में नहीं दिया होता। तो जानापाव पहाड़ी इंदौर के बाचू पॉइंट से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। बहती है मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, और जाकर यमुना में कहाँ? इटावा जगह पड़ती है, यमुना मिल जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में 2 बार और 2 दूसरे राज्यों में 2 बार बहती है ना। तो चंबल नदी, है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। तो पहली कौन सी है? गंगा। ठीक है, भारत की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नर्मदा नदी है, लेकिन भारत की पूछे तो 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की प्रथम बड़ी नदी है नर्मदा, लेकिन दूसरी बड़ी नदी चंबल। ठीक है, चंबल कहाँ मिल गई? यमुना में। चंबल के जस्ट साइड से इंदौर से ही एक नदी निकलती है, क्षिप्रा नदी। चलो पहले इंदौर की बात कर लेते हैं। तो इंदौर में 2 छोटी छोटी नदी हैं। एक का नाम है सरस्वती नदी और एक का नाम है खान नदी। सरस्वती नदी और खान नदी। कभी आपसे पूछे कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा है, तो इंदौर के पास से जरूर चंबल निकलती है, लेकिन इंदौर जो है वो खान नदी के तट पर बसा है। खान नदी, इसी को कान नदी भी कह देते हैं, KAN, कान। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता है। कभी क्वेश्चन आए कि इंदौर किस नदी के किनारे है, खान ऑप्शन में नहीं है, तब आपको लगाना है सरस्वती नदी। याद रखना है, ये सरस्वती वो सरस्वती नहीं है जो आप सोच रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती, वो बहुत समय पहले विलुप्त हो चुकी है। तो खान नदी और सरस्वती नदी दोनों चंबल में। फिर यहीं पास एक इंदौर में जगह है जिसका नाम है काकरी बरडी। तो काकरी बरडी से निकलती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी पहुंच जाती है उज्जैन। तो पूछता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। महाकाल मंदिर यहाँ स्थित है। महाकाल मंदिर का निर्माण
अवंती जो राजा थे, अवंती महाजनपद का नाम अवंती राजा के नाम पर पड़ा। अवंती का जो एक पुत्र था, उस पुत्र ने इस महाकाल मंदिर की स्थापना की थी, जो कि दक्षिण मुखी है और कर्क रेखा पर पड़ता है। यहीं पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर भी है। इसके बाद चंबल के बाद बहती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी आपको पता है देवास के बागली से निकलती है, देवास में जो है बागली, वहां से निकलती है। और काली सिंध भी जाकर कहाँ मिल जाती है? काली सिंध भी जाकर मिल जाती है आपकी, ये मिलती है चंबल में। ये कहाँ मिल जाती है? राजस्थान कोटा बैराज के आसपास चंबल में। इस काली सिंध की में छोटी छोटी नदी है राजगढ़ में, है ना। चीलर हो गया, लखनदर हो गया, नेवज हो गया, नेवज, चीलर, लखनदर, है ना। ये सभी नदी इसी में मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये नदी है आपकी पार्वती नदी, ये इंपॉर्टेंट है। पार्वती नदी जो है ये आपकी सीहोर जिले की आष्टा तहसील से निकलती है। यहाँ लिख सकते हो आष्टा, सीहोर, तो यहाँ से निकलती है। और ये भी जाकर कहाँ मिल जाती है? चंबल में। ये भी कहाँ मिल जाती है? चंबल में। फिर इसके बाद चंबल में दो छोटी छोटी नदियां और मिलती हैं। एक यहाँ मिलती है कूनो नदी, है ना, नाम सुना होगा आपने, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालनपुर कूनो अभी तक अभ्यारण्य था, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया है, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान को। और ये बनने वाला मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कूनो नदी पर बसा है, इसलिए इसका नाम पालनपुर कूनो पड़ गया। और ये कूनो भी कहाँ मिल गई? चंबल में मिल गई। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ से इस तरफ सीप नदी, कौन सी नदी भैया? सीप नदी। और ये राजस्थान से आ रही है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास, चंबल और ये सीप, ये तीनों नदी यहाँ मिल गई। और इस संगम को कहा जाता है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। इसको क्या कहा जाता है? रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये वो रामेश्वरम नहीं है, वो रामेश्वरम दक्षिण भारत में है, ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम है। इसी पर फिर यहाँ एक नदी और आगे मिलती है मुरैना में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या है भैया? मुरैना आसन नदी, है ना। कौन सी नदी? आसन नदी, है ना। कुछ लोग आसान भी कहते हैं, आसन है आसान। तो कभी पूछे मुरैना किस नदी के किनारे बसा है, तो आसन नदी के तट पर बसा है। और ये भी कहाँ मिल जाएगी आपकी? ये भी चंबल में मिल जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ से एक नदी निकलेगी विदिशा से, विदिशा में नैनकबाद से सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। सिंधु नहीं, सिंधु पढ़ चुके हैं, ये केवल सिंध है। और काली सिंध भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ से काली सिंध, अब यहाँ से सिंध निकलेगी विदिशा के नैनकबाद से, और सिंध जाकर मिल जाएगी कहाँ भैया? ये भी मिल जाएगी आपकी यमुना नदी में। इसी सिंध में एक छोटी सी नदी मिलती है, जिसका नाम है कुंवारी नदी। कौन सी नदी? कुंवारी नदी। पता नहीं शादी हुई है कि नहीं हुई। तो जो कुंवारी नदी है, वो कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलेगी, और ये थोड़ी सी बहकर शिवपुरी के पठार के बाद ये भी सिंध में मिलेगी। याद रखना, ये जो कुंवारी है वो डायरेक्ट यमुना में नहीं मिलेगी, वो सिंध में मिलेगी, और सिंध जाकर मिलेगी यमुना में, है ना। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये सारी नदियां वहीं को जाएंगी, तो सारी यमुना में, सारी यमुना में नहीं, खास खास। जैसे चंबल मिलेगी यमुना में, चंबल के बाद सिंध मिलेगी यमुना में, और सिंध के बाद बेतवा मिलेगी यमुना में, और बेतवा के बाद केन मिलेगी, ये सब मिलेगी। और इसके बाद जितनी भी निकलती हैं वो इन्हीं में मिल जाएंगी, इन्हीं की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी बन जाएगी। तो सिंध नदी यमुना में। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी रायसेन के कुम्हरा गांव, कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुम्हरा गांव। प्राचीन नाम बेत्रावती, प्राचीन नाम क्या है? बेत्रावती नदी है। और ये बेत्रावती नदी जब निकलती है रायसेन से, तो थोड़ा सा एक मंदिर के पास जाती है, जिसका नाम है भोजपुर। राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था भोजपुर मंदिर, भोजेश्वर मंदिर। तो एक बार क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में कि भोज मंदिर किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी या बेत्रावती। बेतवा रायसेन से बहती हुई और थोड़ी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद ये एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ कर जाती है? उत्तर प्रदेश में, ललितपुर, झांसी। उसके बाद फिर से मध्य प्रदेश में आती है। ये देखो यहाँ निवाड़ी में, पहले टीकमगढ़ था, अब निवाड़ी पहुंच गया। और इस निवाड़ी में एक जगह है ओरछा। कौन सी है? ओरछा। तो ओरछा किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी। यहीं पर भारत की पुरानी रियासत, गौड़ रियासत देवगढ़ थी, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि देवगढ़ रियासत किस नदी के किनारे? तो बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी का जो आइलैंड है वो देवगढ़ को कहा जाता है ना। देवगढ़ का फिर औरंगजेब ने नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था, या इस्लामगढ़ कर दिया था, ठीक है। ये बेतवा नदी की ओरछा है, और ओरछा के बाद ये कहाँ? यमुना में जाके मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद केन नदी।
केन नदी निकलेगी आपकी कैमूर से, है ना। कैमूर नहीं रहता ऑप्शन में, ऑप्शन में रहेगा कटनी जिला। का से कैन, का से कटनी, और कटनी जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है रीठी, है ना। तो वहां से निकलेगी कैन, और कैन जाकर मिल जाएगी कहाँ, ये भी यमुना में जाके मिल जाएगी। और इसी कैन में एक सुनार नदी भी जाकर मिल जाती है, सुनार नदी, है ना। इसी को सुंदर नदी, सॉरी कैन को सुंदर नदी के नाम से, देखो सुनार नदी अलग है और सुंदर नदी अलग है। सुनार नदी कैन में जाके मिलेगी, और जबकि कैन को सुंदर नदी के नाम से जाना जाता है। इसी कैन में एक मंदाकिनी नदी है, वो भी जाकर यहाँ मिल जाएगी। कभी क्वेश्चन आता है कि भाई चित्रकूट किस नदी के किनारे है, सतना किस नदी के किनारे है, मैयर किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी याद रखना। ये मंदाकिनी अलग है, उत्तराखंड वाली मंदाकिनी अलग है। क्लियर है। तो ऑलमोस्ट ऊपर वाली मध्य प्रदेश की सारी नदी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब एक दो नदी नीचे हैं। क्वेश्चन आता है कि नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी, है ना। ये देखो, ये नर्मदा और ये ताप्ती। ताप्ती बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील, बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील तुला तापी तालाब से निकलती है और बहती हुई इसी नदी के किनारे बुरहानपुर स्थित है। बुरहानपुर महाराष्ट्र में भी एंटर करेगी। ताप्ती का पूरा नाम तापी है, और इसी को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन के नाम से भी जाना जाता है। 724 किलोमीटर की आसपास लंबाई है, और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारी नदियों को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो देखो। एक बार में किसी को याद नहीं होता, मैंने अभी 50 बार पढ़ा है तब जाके याद है। आप क्या करना है, एक बार पहले इस वीडियो को शांति से देखना है, और एक ड्राइंग शीट लेना है या कोरा कागज लो, उसमें इस मैप को बना लो, ऐसे नाम लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, दोबारा से वीडियो देखो, और दोबारा से वीडियो देखने के बाद एक एक नदी के बारे में जो जो मैं बोल रहा हूँ उस डाटा को 1 बाय 1 करके, है ना। जैसे हेडिंग डाली गंगा, गंगा के बारे में जो जो बताया 1 2 3 4 सारे फैक्ट। नर्मदा के बारे में जो जो बताया, बेतवा, कैन, सिंध, काली सिंध, है ना, जिसके बारे में जो बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी डाटा है, और भी नदियां हैं, 50 नदियां हैं, सैकड़ों नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट में करेंगे कि सर पढ़ा दो, तभी पढ़ो जब इतना याद कर लो। देखो होता क्या है, कई बार हम मुंह मारते हैं यहाँ वहाँ, ये पुस्तक वो पुस्तक, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये टीचर वो नोट्स, कुछ नहीं होता। जितना सामने डाटा है उतना ही याद नहीं कर पाते हम, ये रियल बात है। अभी ये वीडियो को सब देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के सारे डाटा को एक आध ही स्टूडेंट है जो पूरा याद कर पाएगा, पूरा बिल्कुल, और कर भी लेगा 2-3 दिन बाद, फिर भूल जाएगा। तो रिवीजन करो, इसी को कर लोगे आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि इतना ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो सिविल की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ताप्ती नदी का पुराना नाम तापी था, सूर्य की पुत्री, शनि की बहन के नाम से भी जाना जाता है। बुरहानपुर इसके किनारे है, महाराष्ट्र, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बैतूल, तोला तापी तालाब, मुल्ताई तहसील। एक नदी और है, बैनगंगा। एक छोटी सी नदी मुझे याद आ रही है, चरणगंगा। चरणगंगा मैं इसे यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय उद्यान जब पढ़ाऊंगा तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी बहती है। चरणगंगा नदी का कुछ उद्गम स्थल ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से निकलती है बैनगंगा। बैनगंगा निकलेगी कहाँ से, सिवनी जिले के परसबाड़ा पठार से। तो सिवनी जिले से निकलेगी, बालाघाट में एंटर कर जाएगी। बालाघाट में पानी की कमी थी, तो बालाघाट वाले लोगों ने क्या कहा, बैनगंगा से बैनगंगा नाम की एक नहर बना ली। नहर जानते हो ना, खोद की, कृत्रिम होती नहर, खोद की बना ली। तो ये कृत्रिम नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर बन गई। 1923 में इसका निर्माण हुआ था। बालाघाट में ये बहती है, बालाघाट को पानी पहुंचाती है। बैनगंगा नदी यहाँ से, देखो बैनगंगा नहर अलग है, नदी अलग है। तो ये बैनगंगा आई। फिर बैनगंगा में यहाँ से आती है कौन सी, बरधा नदी। बरधा भी बैतूल से निकलती है, और ये आकर यहाँ मिल जाती है। तो जहाँ बैनगंगा और बरधा मिलती है, इस स्थान को प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहते भैया, प्राणहिता कहा जाता है। जैसे त्रिवेणी कह रहे थे हम उसको, संगम को, वैसे इस संगम को प्राणहिता कहा जाता है। फिर दोनों एक हो जाती हैं, और दोनों जाकर मिल जाती हैं गोदावरी में। दोनों जाकर मिल जाती हैं गोदावरी में। गोदावरी को भी आगे पढ़ाऊंगा। इसी दो नदियों के छोटे, बरधा और बैनगंगा के बीच दो छोटी छोटी नदी बहती हैं। एक का नाम है कान्हन नदी, और एक का नाम है पैंच नदी। कान्हन नदी ये यहाँ से आकर सीधी से मिल जाएगी, और इसमें आकर पैंच मिल जाएगी।
पेंच नदी पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये बात आप जानते हो, छिंदवाड़ा से उन्हीं के बीच स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वहीं से निकलती है। क्लियर है, इंपोर्टेंट उतना है नहीं। नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां बताना मैं भूल गया हूँ, इंपोर्टेंट उतना है नहीं, इतना ही याद कर लोगे काफी है, लेकिन फिर भी कुछ कमी ना रहे। छोटी सी नदी हिरन नदी, कौन सी? हिरन नदी नर्मदा की सहायक। हिरन के बाद इस तरफ से हालो और बंजर, है ना, मंडला जिला, मंडला जिला सुना है आपने? मंडला जिले में दो नदी हैं, हालो और बंजर। हालो और बंजर नदियों के नाम से दो घाटियां भी हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है, वहां से ये निकलती हैं, हालो और बंजर नर्मदा में मिल जाती हैं। इसके बाद नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा। कौन सी भैया? तवा। तवा नदी सतपुड़ा के पर्वत महादेव, सतपुड़ा पठार के महादेव पर्वत पचमढ़ी स्थान से निकलती है, होशंगाबाद जिला है। और तवा नदी निकलकर मिल जाती है नर्मदा में। जहां मिलती है उस संगम को कहते हैं बांद्रा भान। क्वेश्चन आ चुका है, नर्मदा और तवा का संगम बांद्रा भान, होशंगाबाद जिला, पचमढ़ी स्थान। इसी तवा पर सबसे बड़ा सड़क पुल मध्य प्रदेश का बना हुआ था। कुछ पुस्तकों में बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो गलत नहीं था, लेकिन अब वो डाटा चेंज हो गया है। तो अभी ये तवा नदी का जो पुल है, ये सबसे बड़ा दूसरा पुल है। तो सबसे बड़ा पुल कौन सा है मध्य प्रदेश का? सिंध नदी पर। कौन सा है भैया? सिंध नदी पर जो पुल बना हुआ है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है। क्लियर है? तवा के बाद और कौन सी है? और कोई खास ऐसी नदी है नहीं, है तो बहुत सारी। नर्मदा नदी जो है, इसकी 51 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां भैया? 51 सहायक नदियां हैं। सोचो आप, नर्मदा नदी की 51 सहायक नदियां हैं, इंपोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तवा बस याद रखो काफी है। और मध्य प्रदेश में 250 प्लस नदियां हैं। कितनी है? 250 प्लस नदियां हैं। तो आई होप मध्य प्रदेश की सारी नदियां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां से आपको एक नदी दिख रही है, ये माही तो मैंने बता दिया। यहाँ एक नदी दिख रही है साबरमती। साबरमती जो नदी है, ये हमारे राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। आपने सुना होगा जो कौन सी, उदयपुर झील के आसपास, उदयपुर झील से निकलती है। और ये साबरमती गुजरात में, अहमदाबाद जो है, क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है ना? तो साबरमती नदी के किनारे, और साबरमती जाकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक नदी और है ना, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम भैया? लूनी नदी। क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। और लूनी नदी जाकर कहीं मिलती नहीं है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लूनी नदी किसी नदी में जाकर मिलती नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्या? लूनी नदी बहती तो है, लेकिन ये जमीन में ही समा जाती है। इसलिए इसको कहते हैं कि भारत की एकमात्र अंतर्वाहित नदी कौन सी है? भारत की, नोट करिएगा, भारत की एकमात्र अंतर्वाहित नदी कौन सी है? या भारत की एकमात्र जमीन के अंदर वाली बहने वाली नदी कौन सी है? क्यों? क्लियर है? उदयपुर के आसपास से निकलती है। ठीक है, एक नदी यहाँ बनास मैंने बता दिया है। ठीक है, हो गया। ठीक, अब बस दक्षिण भारत की नदी बची है, गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में सबसे इंपोर्टेंट नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी को गोपगिरी के नाम से, एक गोप ऋषि थे, गोप ऋषि ने यहाँ तपस्या की, और एक गाय थी, गाय मर गई थी। बहुत बड़ी कहानी है ना, कि एक यहाँ, सॉरी, एक ऋषि थे, वो ऋषि त्र्यंबक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबक पहाड़ी। ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर एक त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक गाय वहां मर गई, मतलब मरी नहीं, तड़प रही थी, मरने वाली थी, कुछ रोग हो गया था उसको। कुछ लोग आए, ऋषि से उन लोगों ने कहा कि आप कैसे ऋषि हैं, सामने जीव मर रहा है और आप बैठे देख रहे हैं, किस काम का आपका ज्ञान और तप और बल है? तब ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस गाय के ऊपर फेंका,
गाय जीवित हो गई, और जो जल उनने निकाला था वो जल जो जमीन पर पड़ा, जिसने नदी का रूप ले लिया। और जब नदी का रूप ले लिया और गाय जिंदा हो गई, तो उसी गाय से इसका नाम गाय गिरी, और गाय गिरी से गोदावरी हो गया। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर स्थान। त्र्यंबकेश्वर तो आपको पता ही होगा, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। गोदावरी नदी बहती है यहाँ से और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके नीचे यहाँ आपको बहुत फेमस नदी कृष्णा नदी। कौन सी नदी भैया? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर पर्वत, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से कृष्णा निकलेगी, और कृष्णा में मिल जाएगी भीमा। कौन सी नदी? भीमा, है ना। भीमा नदी मिल जाएगी कृष्णा में, और कृष्णा भी जाकर कहाँ? बंगाल की खाड़ी। फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा चिकमंगलूर क्षेत्र है कर्नाटक में, चिकमंगलूर से निकलेगी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, और इसी के किनारे हमारे प्राचीन अवशेष हम्पी मिले हुए हैं। हरिहर और बुक्का का नाम सुना होगा, संगम वंश। तुंगभद्रा ये भी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से फिर निकलेगी एक पेन्नार नदी, एक पेल्लार नदी। देखो, एक पेन्नार नदी है और एक पेल्लार नदी है ना। पेन्नार और पलार दो अलग अलग नदियां हैं, इंपोर्टेंट नहीं है, तमिलनाडु में बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसके नीचे की नदी जो है वो इंपोर्टेंट है, इसका नाम है कौन सी? कावेरी नदी। कौन सा नाम है? कावेरी नदी। एक चीज बताना भूल गया मैं, गोदावरी नदी जो है, इस गोदावरी नदी को क्या है? इस गोदावरी नदी को भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। क्या है ही? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जाए, या भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए और गंगा ऑप्शन में नहीं है, तब गोदावरी लगाना है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनो, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बहुत अंतर है, इसमें बच्चे गलती करते थे। दक्षिण की गंगा, और ये पूरा क्या है? दक्षिण भारत है। तो ये कावेरी क्या है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कावेरी निकलती कहाँ से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, पश्चिमी। ये सब पश्चिमी घाट है। ये देखो, घाट ऑप्शन में आए तो पश्चिमी घाट लगाना है, पश्चिमी घाट का स्थान आए तो स्थान लगाना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का स्थान है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, वहां से कावेरी निकलेगी, मिल जाएगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी में एक सहायक नदी मिलती है, अमरावती। अमरावती नदी, इसी अमरावती नदी पर अमरावती बांध बना है। याद रखना, महाराष्ट्र का अमरावती अलग है, जो अमरावती एक्सप्रेस चलती है वो अलग अमरावती है। अमरावती बहुत सारे हैं, 3-4 हैं भारत में। तो आपसे पूछे अमरावती बांध, तमिलनाडु, किस नदी पर? अमरावती। किस में मिलेगी? कावेरी, ठीक। एंड लास्ट आज का, 3 छोटी छोटी नदियां हैं, 4 हैं, है ना, सॉरी 4 हैं, एक और मैं नाम भूल गया, एक और है 4। ये 4 नदियां, तो ये 4 नदियां कहाँ मिलेंगी? इस तरफ, अरब सागर में। किस तरफ मिलेंगी? अरब सागर में। कौन कौन सी? सबसे पहले है ये वाली नदी जो गोवा से होकर बह रही है, मांडवी। कौन सी नदी? मांडवी। दूसरी नदी कौन सी है? शरावती। तीसरी नदी कौन सी है? बराही। और चौथी नदी कौन सी है? पेरियार। कौन सी है नदी भैया? पेरियार नदी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मांडवी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, पणजी इसके किनारे, गोवा की राजधानी पणजी इसके किनारे बसा हुआ है, और इस पर भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात कह सकते हैं, दूध सागर। कौन सा भैया? दूध सागर जलप्रपात स्थित है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म जो है, उसमें जो चेन्नई एक्सप्रेस में जो ट्रेन जाती है एक बीचों बीच पहाड़ी से, जिस जलप्रपात का दृश्य सबसे मनमोहक दृश्य, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे अमेजिंग दृश्य है, वही जलप्रपात दूध सागर है, जो मांडवी नदी पर बना है। उसके बाद शरावती नदी। शरावती नदी पर आपको पता है भारत का अभी तक का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गढ़सप्पा था, ठीक है। जोगिया गढ़सप्पा जलप्रपात किस नदी पर था? शरावती नदी पर था, कर्नाटक में था।
इसी जोगियागढ़ को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते थे, सबसे बड़ा था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में इसको पीछे करके भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया है कुंजीकल जलप्रपात। कौन सा? कुंजीकल जलप्रपात। कौन सा भैया? कुंजीकल जलप्रपात। ठीक है, तो कुंजीकल जलप्रपात जो है वो बराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? बराही नदी पर स्थित है। तो ये बराही नदी पर ये आप कुंजीकल जलप्रपात। ठीक है, ये भी पश्चिमी घाट और ये भी पश्चिमी घाट, और अंतिम केरल में जो नदी बहती है उसका नाम है पेरियार। उसका नाम क्या है? पेरियार। पेरियार यहाँ पर झील भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और नदी भी है। ठीक है, तो क्लियर है। तो भारत का भी हाल ही में जलप्रपात भी बदल गया, जोगियागढ़ से हो गया कुंजीकल। स्थान कर्नाटक ही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात था कौन सा? ये आपको बताना है, ये तो मैं सब भूल गया, ये आपको क्वेश्चन बताना है। लेकिन अब जलप्रपात बदलकर हो गया है बहूटी। कौन सा हो गया है? बहूटी। तो बहूटी अब सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 198 मीटर है, और जो पुराना जलप्रपात था उसकी ऊंचाई 130 मीटर थी। ये जो सबसे बड़ा जलप्रपात है इसकी ऊंचाई भी 255 मीटर है ना? इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप सभी लोगों को? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कमेंट में आप लोग थोड़ा सा ये बताएं कि कमी कहाँ है। आवाज़ सही से नहीं आ रही है, कि वीडियो क्वालिटी सही से नहीं है, कि थोड़ा यहाँ ठीक नहीं है। जो भी आपको कमी दिखती है आप बताइए, अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको सुधार कर लेंगे, ये तय है। ठीक है, और साथ ही ये चीज़ और बताएं कि अगले लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, है ना? तो अगली क्लास से हम उस टॉपिक पर लेक्चर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।